Question number 51. A car starting from rest at position X accelerates up a hill. The car reaches a speed of 10 meters per second at position Y. The kinetic energy of the car at position Y is equals to the kinetic to its gain in gravitational energy from X to Y. Take the gravitational field strength G to be 10. What is the gain in height of the car between X and Y? So हमें सिर्फ स्पीड गिवन है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ओके उन्होंने बताया हुआ कि ग्रेविटेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम है सो मैं इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ के ई इज इक्वल्स टू जी पी ई फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh मैथ से मैथ कैंसिल आउट हो जाएगा अब क्या बचा 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एच तो अब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करती हूँ 1/2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ग्रेविटी 10 इंटू हाइट सो 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर इज 100 इज इक्वल्स टू 10h सो हाफ ऑफ 100 इज 50 इज इक्वल्स टू 10h सो यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू h तो h इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 5 मीटर्स है ऑप्शन बी. Then question number 52, a 150 watt filament lamp has an efficiency of 10%. A 40 watts compact fluorescent lamp CFL has an efficiency of 30%. Each lamp is switched on for the same amount of time. Which lamp produces more light and which lamp converts more energy into other forms of energy? Other forms मतलब waste forms जिसकी efficiency कम है. Okay, वो तो मैं efficiency से देख लेती हूँ. 10% है इसकी एफिशिएंसी मीन्स के 10% हमें यूजफुल पावर आउटपुट मिल रही है यानी 90% वेस्ट आ रही है 100 माइनस 10 करके यहाँ पे कितनी वेस्ट आ रही है 70%. सो इट मीन्स के जो ये पावर है इसमें 150 में से मेरे पास 90% वेस्ट है इसमें मैं 40 वॉट्स में से देखी 40 वॉट्स में से मेरे पास 70% वेस्ट है. सो 90% जो वेस्ट करिए वो है फिलामेंट लैंप वाला. यस फिलामेंट लैंप ये अदर फॉर्म्स में ज़्यादा कन्वर्ट करे. सो ऑप्शन बी या डी में से कोई एक करेक्ट है. विच लैम्प प्रोड्यूसेस मोर लाइट वो डिपेंड करता है पावर में. ओके तो हम देख रहे हैं कि आउटपुट पावर हमें किससे ज़्यादा मिल रही है. डेफिनेटली अगर हम देख रहे हैं 40 वॉट्स में से हमें 30% एफिशिएंसी से ज़्यादा 30% ज़्यादा होता है 10% से लेकिन इनकी जो इनपुट पावर्स है वो डिफरेंट है तो हम एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला यूज़ करके इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा. सो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू यूजफुल पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है सो एफिशिएंसी मुझे गिवन है पहले वाले की 10 इज इक्वल टू यूजफुल पावर आउटपुट मैंने कैलकुलेट करनी है उसको मैं एक्स ले लेती हूँ डिवाइडेड बाय पावर इनपुट थी 150 और मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ 100 मल्टीप्लाई हो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा सो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर 150. सो अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ राइट. सो इस तरह से 150 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स तो 100x हो जाएगा ये हो जाएगा 1500 इज इक्वल्स टू 100x. तो 1500 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा मुझे एक्स कैलकुलेट करने के लिए. 1500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू एक्स 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया एंड 15 वॉट्स हमें मिल रहा है फिलामेंट लैम्प से आउटपुट पावर. अब मैं देख लेती हूँ दूसरे वाले की तो वहाँ पे सेम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसकी मेरे पास जो एफिशिएंसी थी वो थी 30%. ओके एंड पावर इनपुट कितनी थी 40 वॉट. सो टोटल अच्छा हाँ एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 30%. 30 इज इक्वल्स टू यूजफुल पावर आउटपुट में कैलकुलेट करनी अगेन एक्स एंड जो पावर इनपुट थी दैट वाज 40 वॉट्स मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ अगेन 100 विल डिवाइड तो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू एक्स ओवर 40 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 100x 3 4 12 हो जाएगा 1200 इज इक्वल्स टू 100x. तो अब मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है 1200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू एक्स 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया 12 वॉट्स मेरे पास किसकी आ गई CFL जो है क्या नाम है इसका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प. अब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प जो है वो 12 वॉट्स का आउटपुट दे रहा है हमें और ये 15 वॉट्स का. तो इट मीन्स कि फिलामेंट लैम्प जो है उससे हमें ज़्यादा आउटपुट मिल रही है. बेशक इनकी इनपुट डिफरेंट है इनकी एफिशिएंसी डिफरेंट है लेकिन जो ज़्यादा ब्राइटर लैम्प होगा वो जिसकी पावर आउटपुट ज़्यादा होगा. सो 15 वॉट्स वाले लैम्प की एफिशिएंसी वो सॉरी पावर आउटपुट ज़्यादा है सो इट प्रोड्यूसेस मोर लाइट ऑप्शन डी. Then question number 53 is as energy is transferred into different forms it eventually becomes dissipated. Dissipated means के मतलब different forms में convert हो रही है. Okay what does this mean? डिसिपेटेड मीन्स कि वो स्प्रेड हो रही है. जैसे अगर एक कार मूव करिए तो उसकी एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है. ओके काइनेटिक में जिससे वो मूव कर पा रही है साउंड में और फ्रिक्शन जो होती है टायर्स और रोड के बीच में उसकी वजह से फ्रिक्शन में सो ऑल द एनर्जी डिसअपीयर्स मीन्स कि वो बस डिस्ट्रॉय हो गई खत्म हो गई. एनर्जी के नीदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉयड से गलत हो गया कि एनर्जी फाइनली चेंजेस इनटू एवरी पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. अगर एक प्लेन रोड है मतलब उसमें कोई बम्स या कोई हाइट नहीं है सो उधर अगर वो कार मूव करिए तो वो किसी हाइट पे नहीं मूव करी सो उसमें जीपी में थोड़ी ना कन्वर्ट होगी ना वो रेस्ट पे के केमिकल में कन्वर्ट हो. सो हर फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो सकती. दिस इज रॉन्ग. The energy spreads out among the objects and their surroundings. Yes, this is correct. वो spread out हो रही है. So अगर heat produce हो रही है so वो heat different मतलब आसपास में भी heat feel होगी ना so it spreads out. This is correct. The total amount of energy becomes less. Total amount less नहीं हो सकती. Total amount same रहती है. Different forms में convert हो सकती है. जैसे अगर total 10 joules था so इसमें से 7 joules kinetic हो जाएगा 2 friction हो जाएगा 1 sound हो जाएगा इस तरह करके. लेकिन total क्या रहेगा सेम रहेगा 7 + 2 + 1 = 10 joules. Total amount ना less हो सकती ना ज़्यादा हो सकती. So इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है. Question number 54. A ball of mass 1.2 kilograms is dropped from a height of 30 meters. As it falls, 25% of its initial gravitational potential energy is transferred to thermal energy. What is the kinetic energy of the ball just before it hits the ground? ओके जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है राइट. अब जो है 25% ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर वेस्ट हो गई थर्मल में कन्वर्ट हो गई सो इट मीन्स के जो बाकी की 75% एनर्जी है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बची है तो वो काइनेटिक में ट्रांसफर हो जाएगी. सो मैं पहले टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करती हूँ. GPE is equals to mgh. mgh के mass है 1.2 into gravity 10 into height 30. 300 into 1.2 300 into 1.2 is equals to 360. तो मेरे पास 360 जॉल्स आ गई
काइनेटिक एनर्जी वो सॉरी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक में ट्रांसफर हो जाएगी सेम, लेकिन इसमें से 25% क्या है वेस्ट एनर्जी है ना, तो मैं वेस्ट एनर्जी के साथ कैलकुलेट करूँगी, या तो मैं एफिशिएंसी वाला फॉर्म, नहीं एफिशिएंसी नहीं, यहाँ पर 25% ऑफ 360, सो 25% मीन्स 25 over 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय 360, 0 से 0 यहाँ कैंसिल आ गया, सो 25 डिवाइड बाय 10 ये हो गया 2.5 into 36, 2.5 into 36 इज इक्वल्स टू 90। ओके, सो दिस मीन्स कि 90 किस में कन्वर्ट हो गया, 90 जॉल्स फ्रिक्शन में। अब हमें फ्रिक्शन वाला नहीं चाहिए, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बची हुई है वो ट्रांसफर हो रही है ना काइनेटिक में, सो रिमेनिंग कितनी हो गई टोटल माइनस वेस्ट, ठीक है, टोटल वाज 360 माइनस वेस्ट इज 90, सो 360 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 270 जॉल्स। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी 270 जॉल्स क्या है रिमेनिंग जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रिमेनिंग एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो कन्वर्ट हुई है काइनेटिक में। क्वेश्चन नंबर 55, a girl hangs by her hands from a bar in the gymnasium. She pulls herself up until her chin is level with the bar. The mass of the girl is 48 kilograms. She puts herself up to a distance of 0.25 meters. She does this in 2 seconds. What is the useful power she uses to pull herself up? Pull herself up, वो pull करिए, खुद को कोई force exert करिए, और वो force क्या है, weight, वो weight के effect को इस तरह से cancel out करिए कि वो अपने आप को ऊपर की तरफ pull करिए, जबकि weight नीचे की तरफ act करता है। So पहले हम वो force calculate करेंगे और work done हो रहा है, ये वो एक work done करिए करने के लिए, so एक force है और ये distance है, okay, so force multiplied by distance work done होता है। Power हम किस तरह से calculate करेंगे, power is equals to work done या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। सो यहाँ पे मेरे पास क्या वर्क डन, सो ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स मेरे पास है, फोर्स मुझे कैलकुलेट करने के साथ से W इज इक्वल्स टू mg करके, क्योंकि जो वेट होगा वो मुझे फोर्स देगा, सो W इज इक्वल्स टू mg, मास इज 48, ग्रेविटी इज 10, सो वेट आ गया 480 न्यूटन्स, यस। तो यस फोर्स 484 इंटू डिस्टेंस आ गया 0.25 डिवाइडेड बाय टाइम 2 हो गया, सो 480 इंटू 2 0.25, सो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2, 120 डिवाइडेड बाय 2 इज 60 वॉट्स, तो आंसर सी करेक्ट हो गया। Then question number 56, what is the main purpose by which energy is released in the sun? तो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही होती है, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर होता है वो फ्यूज करके हीलियम न्यूक्लियर फॉर्म कर होते हैं, अल्फा बीटा डीके नहीं हो रहा, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है न्यूक्लियर फ्यूल्स में जो जमीन पे हो रहा होता है, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही होती है। Then question number 57, the work done by a force is related to the magnitude f of the force and distance moved in the direction of the force. Which equation for W is correct? Work done W, so W is equals to force multiplied by distance. Option D बाकी सारे उल्टे सीधे wrong है। Question number 58, a crane on a construction site lifts concrete beams. The useful work done by the crane is 4000 kilojoules in a time of 160 seconds. What is the useful output power of the crane? Okay, ये work done है और ये time है, so power is equals to work done over time. So work done कितना है 4000 kilojoules, मैं किलो की फॉर्म में ले रही हूँ क्योंकि यहाँ भी किलो की फॉर्म में ऑप्शन है, वरना मैं यहाँ कन्वर्ट करूँगी, वहाँ पावर के लिए मुझे दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 160, so 40 divided by 160, 4000 sorry 4000 divided by 160 is equals to 25, so answer आ गया 25 kilowatts, power kilowatts में होगी। Then question number 59, a visitor to a fairground throws a soft object of mass 0.12 kilograms at a constant mass of 0.48 kgs at a coconut. Okay, coconut पे कोई soft object फेंक रहे हैं, the soft object stops moving when it hits the coconut. In order to dislodge the coconut, it must be made to move इतनी speed पे। Okay, what is the minimum speed with which the visitor should throw the soft ball in order to dislodge the coconut? Okay, so इसमें हम relation बना सकते हैं, yes, अगर 0.12 किलोग्राम, अच्छा काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, के ई इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, तो मैं मैथ्स और इसका रिलेशन देख लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या कॉन्स्टेंट है मेरे पास, सो ओके, अगर मैं मैथ्स 0.12 है तो उसकी ये स्पीड आ रही है, और अगर स्पीड 0.48 हो जाएगी तो इसको हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये मैं फैक्टर चेक कर लेती हूँ, मुझे पता चल जाएगा। सी 0.48, मैं इसमें रेशो कर सकती हूँ, रेशो मेथड है सिंपली। सी अगर 0.12 पे मेरे पास स्पीड 0.1 हो जाती है, ये क्या रिलेशन मैंने, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट रेशो कोकोनट, ठीक है, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट का मैथ इतना था, उसकी स्पीड इतनी हो गई, कोकोनट का मैथ कितना 0.48, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स, मुझे कितनी कैलकुलेट करनी है, तो रिलेशन 2 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 x इज इक्वल्स टू 0.48 इंटू 0.1, तो 0.12 x इज इक्वल्स टू 0.48 इंटू 0.1 होता है 48 इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू 0.048, तो अब हम इसे करेंगे 0.048 डिवाइडेड बाई 0.12, सो 0.048 डिवाइड बाई 0.12 इज इक्वल्स टू 0.4, तो ये आ जाएगा 0.4 क्योंकि स्पीड है तो इन मीटर पर सेकेंड, सो 0.4 मीटर पर सेकेंड इज ऑप्शन बी। Then question number 60, an aircraft with a mass of 300,000 kgs is flying at an altitude of 2000 meters with the speed of this. What is the kinetic energy of the aircraft? तो kinetic energy के लिए मुझे height नहीं देखनी, वो gp के लिए होती है, so kinetic energy is equals to 1/2 mv square, तो ये हो जाएगा 1/2 into mass is 300,000 into v का square 100 square, okay, तो ये हो जाएगा 1/2 into 300,000 into 100 का square is 10,000, ओके, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1.5, सो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 जॉल्स। अब जो मेरे पास ऑप्शन है वो किलो जॉल्स में, तो मैंने इसे डिवाइडेड बाय 1000 करना है किलो जॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो 9 में से मैं 3 जीरोज है ना, 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 किलो जॉल्स, 6 वाली ऑप्शन है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, ऑप्शन डी।
Then question number 61, an electron is moving at a speed of 5 multiplied by 10 raised to power meter per second. Okay, a neutron is moving at a speed of 5 into 10 raised to power 4 meter per second. The mass of the electron is m, the mass of the neutron is 2000 m, यानी इतना ज़्यादा है. Greater momentum किसका होगा? Momentum is equals to mass into velocity. So momentum is directly related with mass and directly related with velocity. So जिसकी greater वाला देखना है ना हमने. So जिसका mass ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा एंड जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. मैंने सिंपली मल्टीप्लाई करके देखनी क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक का मैथ ज़्यादा है, एक का वो ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है. सो एम इंटू वी करूँगी मैं. सो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 एम आ जाएगा आंसर. इसका मोमेंटम 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई का मैथ हो रहा है ना, तो ये आंसर आएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का. एंड न्यूट्रॉन के लिए आ जाएगा 2000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2000 इंटू 10 इंटू 10 होता है 1 होता है ना, 1 इंटू 10 सो 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8. यस 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 एम इसका आएगा मोमेंटम. मैंने मल्टीप्लाई किया बस इधर से एम भी करके. सो इसमें से ज़्यादा किसका है, इसकी पावर ज़्यादा है, सो ग्रेटर मोमेंटम आ गया न्यूट्रॉन का. एंड देन दूसरा मैंने क्या चेक करना है, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv². तो इस हिसाब से मुझे फिर से वो करना पड़ेगा फॉर्मूला यूज़ करके. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, v² हो रहा है. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद v² और मैथ्स के साथ भी 2000 का स्क्वायर उतना ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि मैथ्स है नहीं, तो इसका तो मुझे स्क्वायर लेना भी नहीं है. 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर का स्क्वायर इतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना इसका आएगा. ये हो जाएगा 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा, यानी 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 आएगा इसका. इसकी वेलोसिटी इसकी आ जाएगी 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13. डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. सो इट मीन्स के जो है वो इसी का वो ज़्यादा होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की. ऑप्शन सी, लेकिन मैं फिर भी कैलकुलेट कर लेती हूँ. ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13 एम इसकी काइनेटिक एनर्जी. इसकी हो जाएगी 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 2000. 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 2000. इसकी आ गई 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12 एम. फिर भी ज़्यादा किसी की भी इसकी हुई, थोड़ा इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है, लाइक एक जीरो का, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question number 62. The vertical displacement of mass 0.2 kg changes with time. The graph shows how this displacement changes. So ये change आ रहा है alternate सा. At which rate does it gain the gravitational potential energy as it moves upwards? तो upwards कहाँ पे move करेगी, जहाँ पे displacement means distance per centimeter. तो जहाँ पे positive होगा वहाँ पे gravitational potential energy gain करेगी. अब मैं options देखती हूँ. 0.025. 0.025 पे कहाँ है, 0.025 0.1 हो गया, 0.025 यहाँ पे होगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज इट मूव्स अपवर्ड्स. सो अपवर्ड्स मीन्स के ऊपर की तरफ फेंका तो उसकी जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई. ओके सो ओके अपवर्ड्स में हमारे पास नेगेटिव हमने डिस्प्लेसमेंट देखनी है. ऑल्दो कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन डायरेक्शन की वजह से डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन भी देखनी होती है. सो 0.025 पे ये वाली जगह यहाँ ऊपर जा रहे हैं, दिस इज रॉन्ग. हमने नेगेटिव वाले पोर्शन में देखना है. 0.05 बिल्कुल इसके सेंटर में, उस पर 0 पे देयर इज नो डिस्टेंस, तो ये 0 पे. देन 0.2 पे 0.2 कहाँ पे, यहाँ पे है. यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे आ रही है लेकिन नेगेटिव पोर्शन में नहीं है. सो अगेन दिस इज रॉन्ग. देन 0.4 इज ओवर हियर, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू 1.6 या 5 है. सो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 63. विच डिवाइस इज डिजाइन टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. ओके सबसे पहले जो बैटरी पावर टॉर्च है वो टॉर्च. ओके बैटरी क्या करती है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, और फिर इलेक्ट्रिकल लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी बिकॉज इट्स अ टॉर्च, तो बी नहीं हो सकता. एंड देन एसी जनरेटर का भी ये काम नहीं है, वो मैंने क्या करता था, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है, यस समथिंग लाइक दैट. ये गलत हो गया. ओके क्लॉक में भी ऐसा नहीं होता, क्लॉक में बैटरी होती है ना. अच्छा विंड अप मशीन मैकेनिकल क्लॉक, तो वो विंड को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल में. स्ट्रॉन्ग कार इंजन के अंदर केमिकल मतलब जो फ्यूल होता है वो केमिकल की फॉर्म में होता है और वो कन्वर्ट करवाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में. वेलोसिटी स्क्वायर होता है जिसकी वजह से कार मूव करती है. सो ऑप्शन सी करेक्ट है. ओके देन आई हैव क्वेश्चन नंबर 64. एन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, is dropped from a height of 12 meters. Change in gravitational potential energy when it falls to the ground is ये GP है. The frictional forces are negligible, यानी नहीं है ऑलमोस्ट. ओके तो हम बिल्कुल परफेक्ट उसमें देखते हैं. What is the speed when it hits the ground? ओके तो ये जो GP है ये KE में कन्वर्ट होगी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट जैसे जैसे डिक्रीज हो जाएगी, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, GP डिक्रीज हो गई. सो वी विल से दैट KE इज इक्वल्स टू GPE. सो यहाँ पे आ गया 1/2 mv² इज इक्वल्स टू mgh. मैथ से मैथ कट हो गया, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो v² इज इक्वल्स टू 2gh. वी स्क्वायर नहीं मुझे वी चाहिए, तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लूँगी. यहाँ पे इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. फॉर्मूला है बन गया v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh. ओके सो जहाँ जहाँ स्पीड होगी मैं बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी. v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh. फाइंड आउट किस तरह से किया, इस तरह से. सो v इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू ग्रेविटी इज 10 इंटू हाइट इज 12. ओके देन मैं क्यों करी हूँ, इन्होंने मुझे GPE दी हुई थी, देन मुझे करना चाहिए नहीं. आई गेस मुझे पहले मैथ्स वो करना था. वेट लेट्स सी कैसे मेरा आंसर करेक्ट आता है नहीं. सो अंडर रूट 120 इंटू 2 हो जाएगा. सो अंडर रूट 240. v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 240. सो अंडर रूट ऑफ 240 इज इक्वल्स टू 15.5 मीटर पर सेकंड. 15.5 मीटर पर सेकंड इस हिसाब से ये आ रहा है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि ये मतलब दूसरा भी तो आ सकता था ना. ओके मैं दूसरा क्या यूज़ कर सकती हूँ, मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैंने मैथ्स में कैलकुलेट करूँगी हाइट और ग्रेविटी की थ्रू. सी GPE इज इक्वल्स टू mg है. GP कितनी है 565 इज इक्वल्स टू मैथ्स मुझे कैलकुलेट करना है, ग्रेविटी वॉज 10 एंड हाइट कितनी है 12. सो ये हो जाएगा 565 इज इक्वल्स टू 120 m. m कैलकुलेट करना है, सो 565 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल्स टू m. सो लेट्स सी 565 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल्स टू
4.71, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले रही हूँ, बस 4.7 पता नहीं क्या था, लेकिन 4.71 kg इज इक्वल्स टू मास, ठीक है। अब मुझे इस मास को यूज़ करते हुए मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कर दूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। जितनी जीपी थी वो के में कन्वर्ट हो गई, सो के मेरे पास 565 है, 565 इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। 565 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मास इज 4.71 का मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, अच्छा सही है, वी स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ के मल्टीप्लाई 565 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4.71 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। सो 565 इंटू 2 होता है 565 इंटू 2 इज 1130, 1130 इज इक्वल्स टू 4.71 इंटू वी स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 4.7, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 1130 डिवाइडेड बाई 4.71 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं करती हूँ 1130 डिवाइड बाई 4.71, ये आ रही है वैल्यू 239.9, सो 239.9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास क्या था 240, अंडर रूट 240, यहाँ पे क्या अंडर रूट 239.9, तो इतना फर्क है ही नहीं, सो अंडर रूट 239.9 इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर, राइट, यहाँ पे स्क्वायर सही करके, सो अंडर रूट ऑफ 239.9 इज इक्वल टू वी, अंडर रूट ऑफ 239.9 ये आ रहा है, अंडर रूट 239.9 ये आ गया 15.49 इज इक्वल टू वी, सो वी इज इक्वल टू, इसको राउंड ऑफ कर देंगे ना 15.5 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर बी ही करेक्ट है। मैं दोनों मेथड से कर सकती हूँ, उससे मेरे सेम ही आंसर आ रहा है। पहले में मैंने मैथ्स से कैंसिल आउट कर दिया था तो डायरेक्ट 2GH यूज़ हो गया था, दूसरे मैंने मैथ्स यूज़ कर लिया, तो ओके यहाँ पे मैंने मैथ्स पहले डिवाइड करके कैलकुलेट किया, यहाँ के मैथ्स दोबारा से डिवाइड ही हो गया, सो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 65, अ मैन क्लाइम्स अ लैडर, व्हिच टू क्वांटिटीज कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द यूजफुल पावर ऑफ द मैन, सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे वो क्योंकि क्लाइंब कर रहा है, अगर इस तरह से यूँ करके कुछ लैडर बनी होगी, क्योंकि ये वॉल है, लैडर लगी हुई है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, ये डिस्टेंस, और वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है कदम बढ़ाने में, चलने में, ऊपर क्लाइंब करने में फोर्स अप्लाई हो रही है, सो वो फोर्स हो जाएगी। सो हमें वर्क डन वाला यूज़ करेंगे क्योंकि उसे वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, व्हिच टू क्वांटिटीज कैन बी यूज्ड, ओके। वेट ऑफ द मैन एंड द टाइम टेकन, टाइम करेक्टर वेट नहीं चाहिए, वेट ऑफ द मैन एंड वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम वर्क डन ऑफ द मैन एंड द टाइम टेकन ओनली, दिस इज करेक्ट। अगर यहाँ वेट था तो मुझे साथ में फिर वो चाहिए डिस्टेंस, अच्छा वेट और डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस, टाइम नहीं था, पावर के लिए टाइम चाहिए, वर्क डन एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Then next is question number 66. The diagram shows the pendulum. The pendulum swings from P to Q to R and back to P to Q to R. Okay. P is higher than Q. At what speed does the pendulum bob pass through Q? Okay. P और Q में इतना difference है. Okay. यहाँ पे मैं वही कर सकती हूँ. मेरे पास H है, V is equals to under root 2GH, है ना? ओके, पहले बता देती हूँ यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है क्योंकि हाइट है, जब इसे यहाँ से रिलीज किया तो उसने स्पीड गेन की, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड हो गई, यहाँ आता है ऐसे डिक्रीज होते होते दोबारा सब जीबी में कन्वर्ट हो गई क्योंकि हाइट आ गई दोबारा से। ओके, सो अब मैं ये हाइट यूज़ करी हूँ, दिस इज 10 सेंटीमीटर, पहले मैं इसे मीटर से कन्वर्ट कर दूँ क्योंकि मेरे पास आंसर मीटर पर सेकंड में, सो फॉर कन्वर्टिंग दिस इनटू मीटर्स, सेंटीमीटर टू मीटर मैंने जाना, सेंटीमीटर टू मीटर डिवाइडेड बाय 100 होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, तो ये डिस्टेंस है 0.1 मीटर, सो अंडर रूट 2 इंटू जी इज 10 एंड हाइट मेरे पास कितनी है 0.1, सो अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा ये, yes, so under root of 2 is equals to, under root 2 is 1.41, so this is 1.4 meter per second, option C. Then question number 67, a crane on a building site lifts bricks of total mass 200 kilogram initially at rest on the ground with uniform acceleration. Okay, when the bricks are 5 meter from the ground, they have a speed of this, how much work done is done during this process? Okay, so work done होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होगा, यस, तो इसमें फोर्स क्या होगी, मुझे वेट कैलकुलेट करना है ब्रिक्स का, तो मैं मास को वेट में कन्वर्ट करूँगी, W इज इक्वल्स टू mg, सो वेट कैलकुलेट करना है 200 इंटू ग्रेविटी इज 10, तो वेट मेरे पास आ गया 2000 न्यूटन्स, जो कि एक फोर्स है, डिस्टेंस ये मुझे स्पीड इग्नोर कर देनी चाहिए यहाँ पे, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स इज 2000 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज 5, सो ये हो जाएगा 10, 5 टू 10 एंड 10,000 जॉल्स। आंसर्स मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो किलो जॉल्स में, सो आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू किलो जॉल्स डिवाइड बाय 1000, तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा 10 किलो जॉल्स व्हिच इज ऑप्शन बी। वर्क डन मीन्स मैंने अभी देखा है ये आंसर रॉन्ग है, वर्क डन मीन्स के टोटल वर्क डन, ओके, ये सिर्फ ओके, स्पीड भी मुझे यूज़ करनी है, मुझे काइनेटिक एनर्जी भी देखनी है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लगी है, ये तो मैं वर्क डन ड्यू टू फोर्स करी ना, फोर्स इतनी अप्लाई हो रही है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी क्योंकि किसी स्पीड पे, दे हैव अ स्पीड, ओके, इनको किसी अच्छा क्रेन है ना, सो क्रेन के पास स्पीड भी है, तो फोर्स है जिससे वो उठा रही है, एक स्पीड है, तो मुझे वो काइनेटिक एनर्जी भी देखनी है कितनी, के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू मास हो गया 200 इंटू वी स्क्वायर आ गया 5 का स्क्वायर, सो हाफ ऑफ 200 इज 100 इंटू 5 स्क्वायर इज 25, तो ये आ गया 2500 जॉल्स, ओके, काइनेटिक एनर्जी 2500 जॉल्स, लेकिन मैंने इसे किलो जॉल्स में दोबारा से कन्वर्ट करने से डिवाइडेड बाय 1000, सो हो जाएगी 25 किलो जॉल्स, ठीक है। अब मेरे पास वर्क डन ड्यू टू फोर्स ये है और ये काइनेटिक एनर्जी, तो अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगी, 10 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 12.5 किलो जॉल्स व्हिच इज ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट था, बी मैंने जो किया था दैट वाज इन करेक्ट, वो इनकम्प्लीट सोल्यूशन थी। Question number 68, a barrel of mass 40 kgs is raised to a height of 1.5 m by rolling it up a ramp, ठीक है, the length of the ramp is 8 meters, length means ये slope इतनी है, okay, the force F applied to the barrel acts parallel to the ramp, the frictional force is negligible, which rho is correct, मैं GBE कैलकुलेट करूँगी, okay, then I'll see कि कितनी फोर्स है,
वेट जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्लोप है तो वेट इस तरफ एक्ट करेगा, ग्रेविटी मुझे नीचे की तरफ खींच रही होती है ना, इसको नीचे की तरफ खींचेगी, सो इट मीन्स वेट यहाँ पे एक्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास वेट कितना है। ओके, सो जो ये फोर्स होगी, नो 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 लेट्स सी, एक मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले देखते हैं। जी पी ई इज इक्वल्स टू एम जी एच। सो एम मेरे पास है 40 इंटू जी इज 10 इंटू हाइट 1.5, सो ये हो जाएगा 15 इंटू 40, 15 फोर्स आर 60 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। सो 600 जॉल्स है मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं फोर्स देखती हूँ कि फोर्स कितनी लग रही है उसको ऊपर खींचने में। ओके, सो उसमें मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। ये वर्क डन है तो मैं कर सकती हूँ वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। लेट्स सी ये काम करता है नहीं, ये वर्क डन है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेकिन ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन इज समथिंग एल्स। मुझे देखना पड़ेगा क्या है। ओके लेट्स ट्राई, हाँ यही होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सो मेरे पास वर्क डन कितना है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो ये आगे 600 इज इक्वल्स टू फोर्स मुझे कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस कितना है मेरे पास ये वाला 8 मीटर्स। सो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड 600 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू द फोर्स। सो 600 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 75, तो 75 न्यूटन आ जाएगी फोर्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द मेन प्रोसेस बाय विच एनर्जी प्रोड्यूस इन दिस, अच्छा एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से प्रोड्यूस होती है। सन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियर और फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, an object falls from the top of a building 25 meters high, height हो गई, air resistance is negligible, what is the speed of the object when it hits the ground। मैंने पूरा करके दिखा दिया था, उससे एक फॉर्मूला डिराइव हुआ था which was v is equals to under root 2gh। so v is 25, अच्छा v कैलकुलेट करना है, height जो h है that is 25, so 2 into gravity 10 into height is 25, so ये हो गया under root 2 into 25 50 15 to 10 5 minutes, under root of 500 is ये आ गया 22.4, so this means के 22 meter per second मेरे पास आ गई velocity which is option B। Then question number 71, an object is in free fall. The change in gravitational potential energy of the body depends upon its mass m, the change in height and the gravitational field strength A. What is the correct expression for the change in gravitational potential energy? GPE is equals to m g delta h means कि अगर वो ऑलरेडी 2 मीटर हाइट पे था कहीं पे और वो उससे 10 मीटर हाइट पे गया, सो इसमें टोटल डिफरेंस कितना 8 मीटर ना, 2 से 8 पे चला गया, सो इसमें हम यूज़ करते हैं डेल्टा एच विच मीन्स एम जी डेल्टा एच। ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 इज अ मशीन इज वेरी एफिशिएंट, व्हाट डज दिस मीन्स। मैंने बताया था कि एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो पावर आउटपुट वाला, सारे क्वेश्चन पहले हो चुका है, इसका मतलब ये था इट वेस्ट्स वेरी लिटिल एनर्जी, हो गया था। क्वेश्चन नंबर 73, अ क्रेन टेक्स 2 मिनट्स, इसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। सो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 2 into 60 120 सेकंड आ गए। तो लिफ्ट अ लोड टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट इज द यूजफुल पावर आउटपुट ऑफ द क्रेन। सो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी या वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ मुझे एनर्जी गिवन है, टाइम गिवन है, सो अब मैं किलो की फॉर्म में ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास आंसर्स किलो की फॉर्म है। सो 360 डिवाइडेड बाय 120, ओके सो ये आ गया 360 over 120 इज 3 किलो वॉट्स। ये हो गया। पहले ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ है उसमें मैंने बी करेक्ट किया हुआ है, मैंने मिस्टेक ये की थी कि मैंने 2 मिनट्स की फॉर्म में ले लिया था विच वाज 120 सेकंड्स, मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं किया था, इसलिए मेरा आंसर गलत था। क्वेश्चन नंबर 74, अ मशीन इज वेरी एफिशिएंट, व्हाट डज दिस मीन। सो अगेन इट वेस्ट्स वेरी लिटिल एनर्जी। Then question number 75, a force F acts on a body and the body moves a distance d in the direction of the force. Which expression for the work done is correct? So work done is equals to force multiplied by distance. Simple, इसमें पता नहीं square और half पता नहीं क्या है, so option A is correct.